हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी अच्छे ही होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में कक्षा 10 का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर लेसन बोल सकते हैं, द्विघात समीकरण, उसके बारे में आज मैं आपको इस वीडियो में विस्तार पूर्वक बेसिक से बताने वाला हूं। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। उससे पहले अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑल में रखिएगा। इससे क्या होगा कि हम जितना जल्दी वीडियो अपलोड करेंगे आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगा और सबसे पहले आप उसको देख पाएंगे। तो दोस्तों, आइए हम लोग समझते हैं द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण, ठीक है। तो आइए समझते हैं और एकदम बेसिक से हम लोग पढ़ेंगे ताकि आपको एग्जाम में कोई कठिनाई का अनुभव करना नहीं पड़े, ठीक है। तो आइए हम लोग समझते हैं द्विघात समीकरण को। तो दोस्तों, द्विघात समीकरण इसका जो हिंदी शब्द है इसी से स्पष्ट हो रहा है कि ये जो दी है, दी का मतलब होता है दोस्तों दो, और घात का मतलब होता है पावर, ठीक है। यानी अगर देखिए कोई भी चर की घात, चर की घात अगर दो होता है तो उसे ही द्विघात कहते हैं। और समीकरण क्या है तो आइए समझते हैं हम लोग बेसिक से एकदम, ठीक है। आइए देखिए, ये है द्विघात बहुपद, ठीक है, और इस साइड आपको लिख देते हैं द्विघात समीकरण, ठीक है। आइए, तो दोस्तों, द्विघात बहुपद और द्विघात समीकरण ये दोनों में अंतर है। तो कैसे अंतर है आप पूछेंगे, सर बता दीजिए कि ये अंतर कैसे हैं। तो आइए हम लोग बहुत ही आसान तरीका से समझने का प्रयास करते हैं। देखिए दोस्तों, द्विघात, ठीक है, यानी कोई भी चर की घात अगर दो होता है, जैसे कि एक एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, आइए समझने के लिए, जैसे कि x² प्लस 3x प्लस 5, ठीक है। यानी देखिए एक्स वाई जेड ये जो होता है दोस्तों, ये एक्स वाई हमारा चर होता है। क्या होता है? चर होता है, ठीक है। और देखिए कोई भी चर की घात अगर दो होता है तो उसे द्विघात बोलते हैं, ठीक है। लेकिन यहां पर देखिए ये बहुपद है और यहां पर ये क्या है? समीकरण है। द्विघात तो हम लोग समझ लिए कि अगर कोई भी चर की घात दो होता है तो उसे द्विघात कहते हैं। अभी बहुपद होता क्या है और समीकरण होता क्या है इसको जानना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, ये बहुपद जो होता है, बहुपद क्या होता है समझिए। सबसे पहले बहुपद क्या होता है बताइए, कमेंट में बताइए कि बहुपद क्या होता है। तो दोस्तों आपको बता दूं, बहुपद क्या होता है? ऐसे बीजीय व्यंजक जिनकी चर की घात धनात्मक व पूर्णांक हो उसे बहुपद कहते हैं। यानी दोस्तों यहां जो पावर होगा, घात होगा, वो आपका पूर्णांक होना चाहिए और धनात्मक होना चाहिए। धनात्मक का मतलब प्लस होना चाहिए और पूर्णांक का मतलब होता है दोस्तों पूरा अंक होना चाहिए। अगर आधा होगा तो दोस्तों वो बहुपद नहीं कहलाएगा। अगर दोस्तों यहां पर ऋणात्मक आ जाता है तो वो भी बहुपद नहीं कहलाएगा। अगर दोस्तों रूट अंडर आ जाता है तो दोस्तों उस स्थिति में भी आपका बहुपद नहीं होता है, ठीक है। तो हम लोग बहुपद समझ लिए कि कोई भी ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात आपका धनात्मक और पूर्णांक हो उसे क्या बोलते हैं? बहुपद बोलते हैं, ठीक है। और द्विघात क्या होता है? कोई भी चर की घात अगर दो हो तो उसे द्विघात कहते हैं। और अभी समीकरण क्या होता है भाई? देखिए समीकरण को देखिए समझते हैं अच्छा से, ठीक है। x² प्लस 3x प्लस 5। दोस्तों आप बोलेंगे सर ये तो द्विघात बहुपद में भी लिखे x² प्लस 3x प्लस 5, और दोस्तों आप बोलेंगे कि ये द्विघात समीकरण में भी x² प्लस 3x प्लस 5 लिखे, तो ये दोनों तो सेम हो गया। और आप लिखे हैं इधर द्विघात बहुपद और इधर द्विघात समीकरण, तो इसमें क्या अंतर है? दोस्तों देखिए ये दोनों तो सेम है, ये उदाहरण दोनों सेम स्पष्ट करता है। लेकिन दोस्तों अगर देखिए बराबर में हम लोग यहां पर 0 दे देंगे तो ये हमारा समीकरण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? समीकरण कहलाएगा, ठीक है। जैसे देखिए यहां पर इस प्रकार का भी रह सकता है, जैसे कि x² प्लस 3x और बराबर 5, ये भी हमारा क्या है? द्विघात समीकरण है। क्या है? द्विघात समीकरण है। दोस्तों कैसे बोलेंगे? दोस्तों आपको एक चीज माइंड में रखना होगा। क्या? देखिए आपको बता देता हूं, ध्यानपूर्वक सुनिए। क्या कि अगर कोई भी
क्वेश्चन में इस प्रकार का बराबर मिलता है, क्या मिलता है, बराबर मिलता है, तो दोस्तों बराबर है तो वो क्या है, समीकरण है। बराबर रहेगा तो आपको समझ जाना है कि वो क्या है, समीकरण है। बराबर रहने से समझ जाना है कि वो क्या है, समीकरण है। ठीक है, तो इस प्रकार दोस्तों यहां पर बराबर नहीं है, जिस कारण से ये क्या है, समीकरण नहीं है, ये द्विघात बहुपद है। ठीक है, लेकिन दोस्तों यहां पर अगर जीरो रहेगा तो आप बोल सकते हैं कि ये द्विघात समीकरण है। ठीक है, तो आइए हम लोग बेसिक से पढ़ने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों अभी देखिए यहां पर जो ये वाला उदाहरण लिए एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, यहां पर आपको ए का मान निकालना पड़ेगा, बी का मान निकालना पड़ेगा, है ना, और सी का मान निकालना पड़ेगा, सी का। ठीक है, तो दोस्तों आपको बता दूं, क्या बता दूं, देखिए आप कैसे निकालेंगे। जैसे कि दोस्तों इसका द्विघात समीकरण का एक मानक रूप होता है, क्या होता है, मानक रूप। दोस्तों वो मानक रूप क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ये दोस्तों द्विघात समीकरण का मानक रूप है। इसका एक कंडीशन है, आपको याद रखना होगा, इसका एक कंडीशन है। क्या कंडीशन है, ए नॉट इक्वल टू 0, ए नॉट इक्वल टू 0। तो आप बोलेंगे सर ये ए नॉट इक्वल टू 0 ये कंडीशन क्या है, बता दीजिए थोड़ा सा। तो आइए ये भी समझा देता हूं आप लोगों को। दोस्तों यहां पर देखिए ये द्विघात समीकरण का मानक रूप है। ठीक है, तो यहां पर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, ये द्विघात समीकरण का मानक रूप है, ये द्विघात समीकरण का। ठीक है, तो दोस्तों यहां पर कंडीशन क्या है, ए नॉट इक्वल टू 0। अगर दोस्तों ए का मान 0 होगा तो क्या होगा, देखिए अगर दोस्तों ए का मान 0 होगा तो यहां पर हम लोग अगर 0 बैठा देंगे तो 0 इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो 0 इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस बी एक्स प्लस सी, तो 0 इंटू एक्स स्क्वायर का मतलब होगा 0, तो 0 प्लस क्या होगा बताइए, बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो बी एक्स प्लस सी ये बचेगा हमारा, तो बी एक्स प्लस सी ये द्विघात समीकरण नहीं कहलाएगा, क्योंकि आपको द्विघात समीकरण होने के लिए आपका कोई भी चर की घात कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। चर की घात 2 होना चाहिए ना भाई, तब जाके हम लोग बोलेंगे द्विघात। और समीकरण में आपको बराबर में 0 होना चाहिए। ठीक है, बराबर में 0 हो, या कोई भी आप इस प्रकार भी लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 3x इक्वल टू 5, लेकिन इक्वल टू होना चाहिए, यानी बराबर होना चाहिए, तभी जाके हम लोग क्या बोलेंगे, ये द्विघात समीकरण बोलेंगे। ठीक है, तो दोस्तों अगर हम बात करेंगे कि यहां पर ए का और बी का और सी का मान क्या होगा, तो क्या आप बता पाएंगे। तो दोस्तों अगर हाँ तो कमेंट में लिखिए ए और बी और सी का मान क्या होगा। ठीक है, तो दोस्तों आइए इस क्वेश्चन में हम लोग ए बी सी का मान पता करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहां पर देखिए हम लोग द्विघात समीकरण का मानक रूप जो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, पहले देखिए हम लोग इसके बारे में डिस्कशन किए, पढ़े हैं ना, चर्चा किए। तो यहाँ पर देखिए हम लोग ए और बी और सी का मान निकालने के लिए आपको सबसे पहले ये वाला फॉर्मूला पता होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए दोस्तों ये जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट रहेगा, यानी एक्स स्क्वायर के साथ जो गुणांक रहेगा उसे हम लोग ए बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ए बोलेंगे। और दोस्तों सिर्फ जो एक्स के साथ कोफिशिएंट रहेगा, यानी एक्स का जो गुणांक होगा, एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होगा उसे ए कहेंगे। एक्स का साथ जो गुना रहेगा, गुणांक रहेगा, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, ये बी का मान होगा। ठीक है, और सी दोस्तों अकेले रहता है, इसके साथ कोई एक्स वाई जेड नहीं रहता है, तब आपको समझ जाना है कि ये सी का मान है। ठीक है, यहाँ पर देखिए दोस्तों 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 6 इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर देखिए अगर हम लोग ए और बी और सी का मान पता करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर ए का मान क्या होगा बताइए, बिल्कुल आपको बेसिक से बताया जा रहा है। ठीक है, तो ए का मान दोस्तों क्या होगा, 4 होगा। ठीक है, बी का मान दोस्तों क्या होगा, 3 होगा, और सी का मान दोस्तों क्या होगा, 6 होगा। ठीक है, देखिए इस प्रकार से ए बी सी का मान आप निकाल सकते हैं। तो आइए दोस्तों हम लोग और भी बहुत सारा उदाहरण लेते हैं और ए और बी और सी का मान निकालने का प्रयास करते हैं। ठीक है, उसके बाद दोस्तों हम लोग को विवेचक पढ़ना है, जिसको हम लोग विविक्तर कहते हैं ना, वही है विवेचक, जो है वही है विविक्तर, यानी डी बोलते हैं जिसको। ठीक है, तो उसका भी मान हम लोग निकालने जानेंगे। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर ए और बी और सी का मान कैसे निकाला जाता है वो आप जान लीजिए। ठीक है, तो देखिए और भी हम लोग उदाहरण लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर -2x है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3 इक्वल टू 0 लेते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको क्या करना है, ए बी सी का मान निकालना है। तो दोस्तों इसमें आप बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हैं ए का मान। तो ए का मान दोस्तों क्या होगा बताइए, ए का मान देखिए दोस्तों एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, -2 है, तो यहाँ पर ए का मान -2 होगा। और बी का मान दोस्तों क्या होगा, एक्स का कोफिशिएंट यानी 4 होगा। ठीक है, और यहाँ पर सी का मान दोस्तों देखिए क्या होगा, -3 होगा। तो आपका मन में अभी ये डाउट है कि सर यहाँ पर -3 कैसे होगा,
अगर सिर्फ 3 लिखते हैं तो क्या गलती होगा? तो हाँ दोस्तों, आपको बता दूं कि ये अगर 3 लिखते हैं +3 तो ये बिल्कुल गलत है। कैसे गलत है? तो दोस्तों आपको बता दूं कि ये जो फॉर्मूला होता है, द्विघात समीकरण का जो मानक रूप होता है, फॉर्मूला होता है, वो दोस्तों ax² + bx + c होता है बराबर 0, ये होता है। देखिए सब देखिए प्लस में है, इसलिए अगर कोई भी क्वेश्चन में माइनस दिखता है तो दोस्तों आपको क्या करना है? माइनस को पकड़ लेना है। जैसे कि देखिए यहाँ पर इसको हम लोग ऐसा कर सकते हैं, -2x² और प्लस यहाँ पर देखिए 4x है, ठीक है, और यहाँ पर प्लस यहाँ पर देखिए अगर इस फॉर्म में लिखेंगे तो क्या होगा? -3 = 0। इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं। इसीलिए दोस्तों यहाँ पर देखिए ये जो c का मान होगा, ये c का मान -3 होगा, ठीक है। तो आइए और भी हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं और a और b और c का मान निकालने का प्रयास करते हैं। दोस्तों एक क्वेश्चन ये है, bx² + cx + d, bx² + cx + d = 0। इसमें आपको क्या करना है? a का मान फाइंड करना है, b का मान फाइंड करना है और c का मान फाइंड करना है। तो दोस्तों आप आसानी से a b c का मान आप निकाल सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। देखिए कैसे दोस्तों, यहाँ पर देखिए x² है तो x² का कोफिशिएंट क्या है? b है, यानी ये a है, ठीक है। इसका क्या होगा? ये x² का कोफिशिएंट जो होगा उसे हम लोग a का मान बोलेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर x² का जो कोफिशिएंट है वो b है, इसलिए a का मान b हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों x का कोफिशिएंट को क्या बोलेंगे हम लोग? x का कोफिशिएंट को b का मान बोलेंगे। तो यहाँ पर b का मान क्या हो जाएगा? c हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। और c का मान दोस्तों क्या हो जाएगा? c का मान दोस्तों d हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप a b c का मान फाइंड कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। तो आइए दोस्तों और भी देखिए, यहाँ पर 2 एग्जाम्पल लिए हैं, उदाहरण लिए हैं। तो दोस्तों इसमें a और b और c का मान कैसे निकालेंगे बताइए। दोस्तों यहाँ पर देखिए a का मान निकालना है, b का मान निकालना है और c का मान निकालना है। तो दोस्तों a का मान, तो दोस्तों यहाँ पर a का मान क्या होगा बताइए। दोस्तों x² का जो कोफिशिएंट होता है उसे ही हम लोग a बोलते हैं, ठीक है। यानी x² का कोफिशिएंट क्या है दोस्तों? 2a है, यानी a का मान जो होगा दोस्तों 2a हो जाएगा। और b का कैसे निकालेंगे? दोस्तों ये जो x का कोफिशिएंट रहता है, x का कोफिशिएंट को हम लोग क्या बोलते हैं? b का मान बोलते हैं, यानी आपका b का मान 5y हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार और c का मान क्या होगा दोस्तों? 2 होगा। तो ये आप इस प्रकार से आप a और b और c का मान निकाल सकते हैं। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है √3x² + 2cx + d = 0, इसका मान आप कमेंट में बताइए कि क्या होगा, तभी जाके हम समझेंगे कि आपको समझ में आया है। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों आपको विवेचक कैसे निकालेंगे, नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों आपको ये बताऊंगा विवेचक कैसे निकाला जाता है, ठीक है। उसके बाद आप मूल कैसे निकालेंगे ये भी आपको बताऊंगा, ठीक है। मूल का फॉर्मूला क्या होता है, डी का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। तो सब कुछ आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। इसका मान आप कमेंट में बताइए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।